हर दुनिया की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब वे सीमाएं टूटती हैं तब शुरू होती है डायमेंशन का लॉर्ड की कहानी। एक ऐसा सफ़र जहां समय, शक्ति और रहस्य आपस में टकराते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए डायमेंशन का लॉर्ड की प्लेलिस्ट ज़रूर देखें और चैनल नॉवल की दुनिया 2.0 को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रहस्यमयी यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। शौर्य आज दोपहर तक घर पर सोया रहा। जब शौर्य जाग तब तक शिला और आरव वहां से जा चुके थे। शौर्य के जागते ही घर के नौकर करंट लगे इंसान की तरह भाग भाग कर तेजी से शौर्य के लिए सारी तैयारियों में लग गए। सबसे पहले एक नौकर ने शौर्य के लिए गर्म पानी नहाने के लिए लाया। उसके बाद उसे नए कपड़े और उसके जूते भी रेडी कर दिए। वहीं नीचे आने पर टेबल पर नाश्ता और लंच दोनों लगाया हुआ था। शौर्य के हिसाब से मैंने से जो चाहिए वो खा सकता था। वहीं शेरा के लिए भी मांसाहार बनाया हुआ था। शौर्य ने तभी डाइनिंग टेबल पर रखा डिवाइस उठाया और आज की खबरों को चलाया। खबरों में आज जुनेजा कॉरपोरेशन के सीईओ आरव जुनेजा द्वारा अपने नए वारिस की घोषणा की चर्चा हो रही थी। उसमें शौर्य की फोटो और सुनक की तस्वीर बार बार झलक रही थी। शौर्य ने कुछ देर इस खबर को देखा और वापस अपने खाने को खत्म करने में लग गया। उसे ये खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि जिसे खुशी होनी थी वो तो जीवित हो नहीं था। क्रंदन देश को अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले जुनेजा कॉरपोरेशन का वारिस बनना की छोटी बात नहीं थी। इसके चलते शौर्य अच्छे से समझ चुका था कि उसके छुपे हुए दुश्मनों की कितनी जली होगी। पर इस वक्त वो इन झमेलों में सीधा नहीं कूदना चाहता था। ऊपर से उसे अपने लिए नई कल्टिवेशन टेक्निक भी खोज निकालनी थी, जिसका काम उसने सिस्टम को पहले ही दे दिया था। शौर्य ने अपना दोपहर का खाना खत्म किया और उठकर बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। 5-5 बॉडीगार्ड्स की 2 लाइनें शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई। उनके लीडर ने आगे आकर शौर्य से कहा, मास्टर शौर्य, हमें आरव सर ने आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ भेजा है। हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपको 24 घंटे सुरक्षित रखें। इसीलिए अगर आपको कहीं जाना हो तो आप अपना शेड्यूल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर दूंगा। बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर शौर्य ने अपने माथे को उंगलियों से रगड़ा। शौर्य वापस मुड़ा और बोला, रहने दो, मैं आज अपना समय घर में ही बिताना पसंद करूंगा। इतना कहने के बाद शौर्य वापस घर के अंदर आ गया। दरअसल शौर्य खुद वापस अंदर आकर बैठना नहीं चाहता था, पर बाहर आते ही उसे याद आया कि उसे तो ये भी पता नहीं कि उसे कहाँ जाना है। तभी दरवाजे के बाहर पीछे से गाड़ी आकर रुकने की आवाज़ आए और शिला और आरव गाड़ी से नीचे उतरे। शौर्य ने कंधे से एक नज़र उनकी ओर देखा और बिना कुछ बोले अपने फ़ोन को हाथ में पकड़कर खेलते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगा। शिला ने ये देखकर थोड़ा हिचकिचाते हुए शौर्य से कहा, शौर्य, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या तुम हमारी बात सुनोगे? शिला को ऐसे नरमी से बोलते सुनकर शौर्य के कसम रुक गए और वो पीछे मुड़कर आराम से वापस डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आरव और शिला भी तुरंत वहां आकर बैठ गए। शिला ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शौर्य के हाथ को छूने के लिए कोशिश की, मगर शौर्य ने झटके से अपना हाथ पीछे लिया और ठंडी आवाज में कहा, जो भी बकवास करनी है वो बको, मेरे पास बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं है। ये सुनकर शिला का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमने आज ऑफिशियली सुनक को जुनेजा एस्टेट से बेदखल कर दिया है और तुम्हें हमारा वारिस डिक्लेयर कर दिया है। ये सुनकर शौर्य ने तंजभरी मुस्कान दी और बोला, तो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारे प्रॉपर्टी के लिए मैं मरा जा रहा हूं, जो तुमने मुझे अपना वारिस बनाकर मुझ पर कोई एहसान किया हो। मैंने जितना अपने आप को उन वीडियोज़ के जरिए समझा है उससे एक बात तो तय थी कि कभी भी मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। मैंने तो बस ये आशा की थी कि आप लोग मुझे स्वीकार करें, मेरी ओर देखें, मुझे समझने की कोशिश करें और सच्चाई को जानने के बाद फैसला ले। पर क्या तुम लोगों ने वो सब किया? नहीं ना, तो फिर इस प्रॉपर्टी को प्राप्त करने से मेरे मन में आपके प्रति जो नफरत है वो और भी बढ़ गई है, क्योंकि आप दोनों ने मुझे कभी समझा ही नहीं था। शौर्य का हर एक वाक्य किसी खंजर की तरह आरव और शिला के दिल पर लग रहा था। दोनों की आंखें भर आई थी। सिर्फ एक दिन में उन दोनों की उम्र लगभग 10 साल से बढ़ गई थी। दोनों इस वक्त झुके हुए लग रहे थे। आरव कुछ कहने की कोशिश कर रहा था मगर बोल नहीं पा रहा था। तभी एक नौकर अंदर भागते हुए आया और बोला, मालिक, मास्टर की गुरु साइना मैडम यहाँ आए हैं। ये सुनकर शिला और आरव के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। तभी दरवाजे से बड़े ही आराम से मादक चाल के साथ साइना पिंडारी और एक लड़की अंदर आए। उन दोनों के चेहरों से घमंड साफ झलक रहा था। जब साइना की नज़र शौर्य पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अदृश्य चमक आए और गायब हो गई। साइना ने आने के तुरंत बिना कुछ कहे वहां रखी कुर्सी को उठाया और उसके ऊपर आराम से बैठ गई। उसके साथ आई हुई लड़की उसके पीछे खड़ी हो गई। उन दोनों के पहरावे काफी सात्विक लग रहे थे। शौर्य ने उन्हें देखने के बाद भी कोई हलचल नहीं की, वो बैठकर उन दोनों को ही देखे जा रहा था। शौर्य को ऐसे स्तब्ध देखकर उस लड़की से रहा नहीं गया और वो गुस्से से बोली, शौर्य, तुम्हारी मास्टर यहाँ आए हैं और तुम बैठे हो। क्या तुम्हारे मन में मास्टर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है? सुनक ने सही कहा था को तुम एक आवारा, घमंडी और अयाश इंसान हो।
ऊपर से तुमने जो गुरुकुल में किया है उससे बचने के लिए तुम यहाँ आकर छुप कर बैठे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शौर्य। उस लड़की की बातों को सुनकर शौर्य के माथे की नस हिल गई। शौर्य ने तू तड़ाक के साथ उस लड़की से कहा, जरा भौंकना बंद कर वरना मेरे कुत्ते के साथ तेरी यही शादी रचा दूंगा। अब जब तक मैं ना कहूँ भौंकने का नहीं। और पहली बात, मेरी याददाश्त चली गई है। पिछले 4 दिन से पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी बात, अगर ये मेरी मास्टर है तो इसे ये पूछना चाहिए कि उसका शिष्य कैसा है और क्या कर रहा है, ना कि यहाँ आकर ऐसे अपने घर में बैठी हो ऐसे अकड़ कर बैठना चाहिए। इतना कहकर शौर्य ने सीधा सायना की आंखों में देखा। सायना को अचानक ऐसे लगा जैसे वो किसी और ही इंसान से मिल रही हो जो कि खूंखार वसूर खतरनाक हो। सायना अपनी कुर्सी पर एक पल के लिए सिमट गई। सायना ने गला साफ किया और आरव को देखकर कहा, कल सेक्ट के अंदर रखा सुनक का सोल लैम्प बुझ गया था, तो मैं यहाँ इसकी जानकारी लेने के लिए आई थी। पर आज की खबरें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनक के साथ कोई बड़ा हादसा हुआ है। सायना की आवाज में आरोप था। वो आरव और शिला पर सुनक के लिए दबाव बनाना चाहती थी। पर तभी शीला ने भी उल्टा सवाल किया, 2 दिन पहले शौर्य का भी कल्टीवेशन नष्ट हो चुका था, तब सोल लैम्प सफ़ेद रंग से जल उठा होगा, पर तब आपने हमसे संपर्क नहीं किया, पर आप हमारे गोद लिए बेटे सुनक के लिए यहाँ आ गई। इससे मुझे लगता है कि आप भी मेरे असली बेटे की जगह उस सुनक को ही अधिक महत्व दे रही है। इस पर वह पीछे खड़ी लड़की तुरंत बोली, शौर्य का सोल लैम्प भी 2 दिन पहले बुझ गया था, पर उसके मरने से क्या, उसने ऐसे कर्म ही किए हैं कि उसे मरना ही चाहिए। जब उस लड़की ने इतना कहा ही था कि बाहर से एक काला साया तेजी से अंदर आया और उसने 4 जोरदार थप्पड़ उस लड़की के गालों पर रसीद दिए। उस लड़की के कई दांत टूटकर बिखर गए और उसका मुंह दोनों तरफ से सूजकर किसी कद्दू की तरह फूल गया। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे बेटे के मरने की आशा करने वाली को मेरे घर के अंदर रुकने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर फेंक दो। आरव का आदेश मिलते ही उस बॉडीगार्ड ने उस लड़की को बालों से पकड़कर बाहर उठाकर फेंक दिया। सायना इस वक्त चुपचाप इसे होते हुए देख रही थी। उसकी नज़रें अभी भी शौर्य पर टिकी हुई थी। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया, यहाँ आने से पहले शौर्य ने सेक्ट के मेडिसिन हॉल से बेशकीमती दवाई चुराई थी। ये 9 रिजुविनेशन पिल थी। वो हमारे सेक्ट की एकमात्र विरासत थी। इसके कई आई विटनेस मेरे पास हैं। मेडिसिन हॉल के सीनियर शिष्यों ने शौर्य को उस दिन वहाँ देखा था। उसके बाद उसने एक लड़की पर भी दारूने नशे में हाथ डाला था। उस लड़की ने खुद आकर इसकी शिकायत मेरे पास की थी। एक सेक्ट लीडर होने के नाते और उसकी गुरु होने के नाते मैं यहाँ उसे सेक्ट ले जाने के लिए आई हूँ। रही बात सुनक की, तो अगर उसे कुछ भी हुआ हो तो इसकी जिम्मेदारी आपके परिवार को लेनी होगी। सायना ने बड़े ही शांत अंदाज में कहा था, मगर दूसरी ओर शिला और आरव का गुस्सा भड़क उठा। शिला ने अपने हाथ को टेबल पर मारा और गुस्से से खड़े होते हुए बोली, पहली बात, मेरे बेटे ने ऐसा किया है इसके लिए तुम्हारे पास पक्के सबूत होने चाहिए। किसी के कहने पर तुम ऐसे आरोप नहीं लगा सकती। दूसरी बात, उस लड़की को मेरे सामने लाओ। अगर ये बात सिद्ध होती है कि मेरे बेटे ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है तो मैं उसकी शादी अभी के अभी मेरे बेटे के साथ करवा दूंगी। पर अगर ये साबित नहीं होता तो मैं तुम्हारे सेक्ट को मिट्टी में मिला दूंगी। आरव ने भी सख्त रवैये में कहा, जरा मैं भी देखूं कि सुनक को बचाने के लिए कौन आगे आता है। भूलो मत कि हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा सेक्ट चल रहा है। रही बात सुनक के जान की, तो वो कल ही मर गया है और मिट्टी में 10 फीट गहरे गड्ढे में समा गया है। अगर तुम्हें उसके लिए न्याय चाहिए तो तुम सीधा मार्शल कोर्ट जाकर मेरी शिकायत कर सकती हो, पर यह भी याद रखना कि अगर सुनक के अपराध मरने के लायक थे तो मैं तुम्हारे सेक्ट के हर सदस्य को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। शिला और आरव के बदले रवैये से सायना की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने मुठियां भींच ली और अपने लाल रसीले ओंठ दांतों से दबा लिए। एकदम से कमरे में शांति फैल गई। तभी उबासी लेते हुए शौर्य ने कहा, क्या आप मुझे आपके सेक्ट में ले चल सकती है? वो क्या है कि जरा मैं भी उन लोगों से मिलना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर ऐसे आरोप लगाए हैं। शौर्य की आवाज में एक अजीब सी रूह कांपने वाली ठंडक थी। इसे शिला और आरव ने महसूस किया था, पर सायना इससे अनजान थी। तभी शीला और आरव दोनों एक साथ बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। जरा हमें भी देखने दो कि किसने ऐसा करने की कोशिश की है। तभी दरवाजे से एक मीठी आवाज आए और आसमान से गिरते हुए हल्के पंख की तरह कोई शौर्य की गोदी में आकर गिर गया। और टिमन माय डार्लिंग, मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की और तुम यहाँ बैठे हो। जब शौर्य ने अपनी गोदी में आकर गिरी लड़की को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये मायरा थी। वो अपनी नशीली आंखों से शौर्य को ही देखे जा रही थी। वहीं शेरा जो बगल में बैठा था तुरंत उछलकर दूर चला गया। लेकिन दूसरी ओर आरव, सायना और शिला के चेहरे पर 12 बजे थे। तीनों तड़ाक से अपनी जगहों पर खड़े हो गए। सायना की आंखें कांप उठी थी, उसके ओंठ भी थरथरा रहे थे। वहीं हाल शिला और आरव का भी था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सायना ने सबसे पहले अपने गले पर जोर देते हुए सूखी हुई आवाज में कहा, मैडम मायरा फ्रॉम हेवनली कोर्ट, आप यहाँ कैसे? इतना कहकर वो आगे आए और एक घुटने पर बैठकर उसने मायरा को सैल्यूट किया।
पर मायरा का ध्यान अभी भी शौर्य पर ही था। वो शौर्य के हैंडसम चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, टिमन डार्लिंग, तुमने मुझे मिस किया। मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। देखो ना मेरी आंखों को कितने डार्क सर्कल मेरी आंखों के नीचे आए हुए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसकी बात सुनकर शौर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, पर उसे पता था कि ये लड़की यानी मुसीबत का दूसरा नाम है। शौर्य ने गहरी सांस ली और फिर उसे एक झटके से उठाकर दूर धकेल दिया। मायरा किसी पंछी की तरह दूर होते हुए आसानी से सीधी खड़ी हो गई और बोली, टिमन डार्लिंग, लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। उस जंगल में जो तुमने मेरे साथ किया उसकी यादें मेरे दिमाग में घर कर गई है। अब मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। उसने बस इतना कहा और शिला ने अपने सीने पर हाथ रखा और धड़ाम से नीचे बैठ गई, जैसे उसने कुछ भयानक सुन लिया हो। उसे लगभग सदमा लग गया हो। वहीं साइना अभी भी एक घुटने पर बैठकर अपने होंठों को दांतों से दबाकर गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, उस जंगल में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। और ऐसे मुझे टिमन डार्लिंग बोलना बंद करो। मेरा नाम शौर्य है और ये मेरा घर है, हमारा कमरा नहीं। शौर्य ने ये कहा तो आसपास कुछ टूटने की आवाजें आई। जब शौर्य ने आरव को देखा तो वो हाथ में कांच के ग्लास को पकड़कर मसल चुका था। फिर शौर्य को नजर बाकी दोनों पर पड़ी और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उस उल्का के टकराने के बाद मैं वहां एक गुफा में रुका हुआ था तो मैंने इन्हें बचाया था। बाकी जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे खराब एक्सप्रेशंस देना बंद करो। शौर्य उन्हें जितना समझा रहा था उनके चेहरे उतने ही खराब हो रहे थे। ऊपर से शौर्य का चेहरा भी उतना ही लाल हो रहा था। 8 पत्नियों का पति शौर्य अभी भी ऐसे मामलों में शर्मा रहा है, ये देखकर शेरा भी अजीब सा मुंह बनाकर हंसने लगा था। तभी मायरा, जो अब तक एकदम नटखट हरकतें कर रही थी, वो गंभीर होकर बोली, मुझे भी साइना पिंडारी के सेक्ट में आना है और देखना है कि क्या सच में मेरे डार्लिंग शौर्य ने कोई गलती की है या नहीं। मैं आशा करती हूँ कि द ग्रेट ब्यूटी साइना पिंडारी मेरी बात को मान लेंगी। साइना के पास इसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उसने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, एज यू विश मैडम मायरा। क्या साइना के साथ शौर्य वापस जाएगा? क्या होगा सेक्ट में जाने के बाद? क्या शौर्य का अपराध साबित होगा या यहाँ पर भी शौर्य उन्हें पीट देगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। शौर्य इस वक्त आलीशान गाड़ी के अंदर बैठा था। इस गाड़ी की बैठक व्यवस्था काफ़ी अजीब थी। यहाँ 2 सीटें एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई थी। शौर्य इस वक्त पिछली सीट पर बैठा था। उसकी बाईं ओर मायरा बैठी थी और दाईं ओर साइना बैठी थी। सामने की सीट पर शिला और आरव बैठे थे और उनके बीच शेरा बैठा था। जब से ये दोनों लड़कियां यहाँ आई थी शेरा ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस आराम से शौर्य की हो रही फजीहत के मजे ले रहा था। तभी मायरा ने अपने पल्लू को आगे लिया और उसके अंदर से अपने हाथ को शौर्य की कमर तक पहुंचाया। धीरे धीरे उसका हाथ शरारती ढंग से शौर्य के शरीर पर घूमने लगा। शौर्य की धड़कन बढ़ गई और उसकी सांसें तेज हो गई। वहीं बगल में बैठी साइना चुपचाप बैठकर सुनक के बारे में सोच रही थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सुनक मारा गया है। वहीं उसका ये शिष्य उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। इसकी याददाश्त भी चली गई थी, जिस वजह से ये शौर्य उसके साथ किसी अनजान इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। ऊपर से उसके साथ आई लड़की अगली सीट पर बैठकर बार बार अपना सिर घुमाकर शौर्य को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। शिला और आरव शेरा बीच में होने की वजह से कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। वो शेरा से भी काफ़ी हद तक डरे हुए थे। एक एम्परर रेल्म के जानवर के सामने कौन भला अपना मुंह खोलकर मौत को दावत देना चाहेगा। शौर्य धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया और उसने अपनी आंखें बंद करके उसके साथ जो हो रहा है उसे सहन करने की कोशिश की। तभी शौर्य की नज़र आगे बैठी लड़की पर पड़ी और उसकी नज़रों को देखकर शौर्य का दिमाग हिल गया। एक तो बगल में बैठी लड़की उसे परेशान कर रही थी और ऊपर से ये लड़की उसे तीखी नज़रों से घूर रही थी। शौर्य ने दांत भींचते हुए झट से मायरा के हाथ को दबोच लिया और उसे दूर करते हुए उस लड़की से बोला, एक और बार अगर तुमने मुझे देखा तो तुम्हारी माँ की कसम मैं तुम्हारी आंखें निकालकर यहीं गोटियां खेलूंगा। अगर भरोसा नहीं हो रहा तो आजमा कर देख। शौर्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर उस लड़की को अंदर तक ठंड महसूस हुई और उसने अपनी आंखें आगे की ओर कर ली। साइना भी अपने विचारों से वापस आए और उसने देखा कि वो लड़की अब आगे की ओर देख रही है। साइना ने धीरे से शौर्य को समझाते हुए कहा, शौर्य वो तुम्हारी जूनियर है, तुम उसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। शौर्य ने तुरंत साइना को देखा और बोला, अरे ओह मैडम, अपनी गुरु होने की अकड़ घर छोड़कर आना। अपनी याददाश्त चली गई है तो अपन तुमको नहीं पहचानता, इसीलिए मुझे ज्ञान पेलने की कोशिश मत करना। शौर्य का ऐसा रवैया देखकर साइना गुस्से से भड़क उठी, पर तभी मायरा की ठंडी आवाज़ कानों पर पड़ी, वो मेरा होने वाला पति है। उसके पास इतना कैपिटल तो है कि वो किसी से भी जैसी चाहिए वैसी बात कर सकता है। उसे समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ। मायरा की आवाज़ सुनते ही साइना शांत हो गई।
शौर्य ने एक नज़र मायरा को देखा और मन ही मन बोला, हे प्रभु, ये मुसीबत मेरे साथ ऐसी चिपक क्यों रही है। मैंने सोचा था कि मेरी इसके साथ कभी मुलाकात नहीं होगी, पर ये तो सिर्फ 2 दिन में ही मेरे पास आ गई। हे प्रभु, मैं अपनी 8 पत्नियों को धोखा नहीं देना चाहता, मैं क्या करूं। तभी तेज चल रही गाड़ी रुक गई और ड्राइवर ने आकर दरवाजा खोला। शौर्य और उसके माता पिता गाड़ी से बाहर निकले। उनके पीछे साइना और मायरा भी नीचे उतरी। इस वक्त शौर्य के सामने ऊंची पहाड़ी थी जिसके ऊपर कई छोटी बड़ी इमारतें बनी हुई थी। इस पहाड़ी पर कई शौर्य के हमउम्र और उससे कम उम्र के बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। साइना ने आगे आकर मायरा को देखकर कहा, मैडम मायरा, मैं साइना पिंडारी वेलकम्स यू टू द शामिक सेक्ट। मुझे आशा है कि आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी पसंद आएगी। मायरा ने एक नज़र पहाड़ी को देखा और अपनी नज़रें शौर्य पर टिका दी। उसने साइना की बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया। एक इतने बड़े सेक्ट की पीक लॉर्ड शौर्य जैसे लड़के के पीछे इतनी लट्टू हो जाएगी, उसकी साइना ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सिस्टम ने तभी तुरंत शौर्य के कान में आवाज़ की, होस्ट, आपकी थियरी के अनुसार एक कल्टिवेटर ने साधना करने की कोशिश की थी। उसकी इनहेरिटेंस 7 ऑक्टेव पहाड़ी पर गुम हो गई है। अगर उस जगह की आप छानबीन करते हैं तो हम उसे पा सकते हैं। इसके अलावा मैंने किसी और कल्टिवेटर को ऐसा करते हुए नहीं देखा। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य को खुशी कम और दुख ज़्यादा हुआ था, क्योंकि 7 ऑक्टेव पहाड़ी नाम की पहाड़ी है, पर असल में वो वीरान और घनी झाड़ियों से भरा जंगली इलाका है। यहाँ मौजूद ताकतवर जानवर इतने खूंखार और खतरनाक है कि यहाँ कोई उच्च साधना वाला इंसान भी जल्दी नहीं जाता। अब ऐसी जगह जाकर अपने लिए उस इनहेरिटेंस को ढूंढना यानी घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। शौर्य के कंधे झुक गए और चेहरा निराशा से भर गया। तभी मायरा ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा और बोली, शौर्य डार्लिंग, ऐसे क्यों गुमसुम बैठे हो, चलो चलते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, गुमसुम तो होगा ही, क्योंकि उसने गुनाह ही इतना बड़ा किया है। इस आवाज़ को सुनकर शौर्य की नस फड़क उठी, पर वो कुछ करता उससे पहले ही एक धमाका हुआ और वो लड़की दूर जाकर गिर गई। मायरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने गलती की है। उससे पहले ही ऐसे आरोप लगाना शामिक सेक्ट के स्टूडेंट को शोभा नहीं देता। उसके बाद मायरा ने साइना को देखा और कहा, मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइना अपनी मुट्ठियां भींचकर वहीं खड़ी रही, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। इसके बाद पूरे रास्ते किसी ने भी आवाज़ नहीं निकाली और मायरा ने शौर्य का हाथ पकड़ा और सीधा उस महलनुमा इमारत में पहुंच गई। इधर साइना ने शौर्य के आने की खबर पहले ही यहां पहुंचा दी थी, जिस वजह से सारे एल्डर्स और पीक लॉर्ड्स यहां मौजूद थे। साइना और उसके साथ आई लड़की जो इस वक्त जख्मी हालत में थी, वो दरबार में सबसे पहले गए। उनके पीछे मायरा ने शौर्य का हाथ पकड़ा और सीधा अंदर चली आ गई। जैसे ही साइना दरबार में दाखिल हुई, दरबार के सभी एल्डर्स ने साइना को झुककर नमस्कार किया। साइना ने तेजी से अपने कदम बढ़ाए और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गई। बैठते ही उसका रवैया 180 डिग्री बदल गया। इतनी देर से जो साइना मायरा के सामने चू तक नहीं कर रही थी, वो अचानक कड़क आवाज में बोली, हेवनली कोर्ट की पीक लॉर्ड मैडम मायरा हमारे साथ आज उपस्थित है। आज मैं चाहूंगी कि सभी एल्डर्स अपने अपने सबूत यहाँ सामने आकर पेश करें, इससे शौर्य को सजा देने में ट्रांसपेरेंसी हो। जब साइना ने मायरा के नाम की घोषणा की तो सभी एल्डर्स अचानक अपनी जगह पर जम से गए, क्योंकि मायरा नाम कल्टिवेशन की दुनिया का जाना माना नाम था। ऊपर से हेवनली कोर्ट एक ऐसा सेक्ट था जिसका पूरे देश में बसे कल्टिवेटर्स पर सीधा नियंत्रण था। या ये कह सकते हैं कि हेवनली कोर्ट एक ऐसी संस्था थी जो सरकार के सामने सभी कल्टिवेटर्स को रिप्रेजेंट करती थी और साथ ही इन पर देश के अंतर्गत क्षेत्र में नियंत्रण रखती थी। अब ऐसी संगठन की पीक लॉर्ड अगर यहाँ आ जाए तो कोई कैसे उसे रोक सकता है। सारे एल्डर्स ने अपने अपने तरीके से शौर्य के खिलाफ सबूत जांचना शुरू किया। उन्हें लग रहा था कि जितनी आसानी से वो लोग साइना को शौर्य के खिलाफ भड़का सकते थे, उतना ही आसान मायरा के सामने भी होगा। इसी आत्मविश्वास से सबसे पहले मेडिसिन हॉल के एल्डर ने आगे आकर हाथ जोड़कर एक बार मायरा और फिर साइना को प्रणाम किया और किसी मंजे हुए वकील की तरह बोलने लगा, माय लॉर्ड, आज से कुछ दिनों पहले मैंने शौर्य को अपनी आंखों से 9 रिजुविनेशन पिल को चुराते हुए देखा था। उसी दिन शौर्य ने लीना नाम की शिष्या पर हाथ डाला था और उसके साथ जबरदस्ती की। माय लॉर्ड, वो आपका पर्सनल डिसिपल है, इसीलिए हम आज तक उसकी मनमानी को सहन करते आए थे, पर अब नहीं। इससे लाख गुना अच्छा तो सुनक है। उसके जितना समझदार और मेहनती लड़का कोई नहीं है। साइना ने मेडिसिन एल्डर की बात को शांति से सुना और फिर लीना की ओर देखा, जो इस वक्त थर-थर कांप रही थी और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। अगर कोई उसकी आंखों को देखता तो वो आसानी से बता सकता था कि उसकी आंखों में एक अदृश्य बेरहमी छुपी हुई है। लीना ने थरथराते हुए शौर्य की ओर उंगली उठाई और एक दर्दनाक चीख के साथ चिल्लाते हुए बोली, माय लॉर्ड, ये वही दरिंदा है जिसने मुझ पर उस दिन हाथ डाला था। उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। इसने मुझ पर पहले धोखे से पीछे से हमला किया और मुझे उत्तेजित जहर दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने कमरे में लाया और मेरे साथ वो सब कर दिया। इतना कहकर लीना सुबक सुबक कर रोने लगीं।
उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसे एक्टिंग का ऑस्कर फेंक कर मार दे। उस लड़की को देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद हर महिला शौर्य को गुस्से से देखने लगी, शिवाय मायरा और शिला के। इस वक्त शिला और आरव यहाँ सिर्फ दर्शक बनकर देख रहे थे। उन्होंने अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वहीं शेरा उनके बीच आराम से बैठा था। देखने वालों को लग रहा था जैसे इस जोड़े ने अपने कुत्ते को यहाँ लाया है। मेडिसिन एल्डर और लीना की बात खत्म होते ही सायना ने ठंडी आवाज में शौर्य की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत है? इस पर शौर्य नद कंधे उचकाए और मेडिसिन एल्डर को देखकर बोला, क्या इस झिंगुर के पास कोई सबूत है कि मैंने ही इसे चुराया है? क्या इस लड़की के पास कोई सबूत है कि मैंने ही इसके साथ जबरदस्ती की है? इन्हें ही ये साबित करने दो, क्योंकि अब तक इन दोनों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है पर इनके पास कोई पक्के सबूत नहीं है। आप भी अच्छे से जानती है कि किसी पर भी बेवजह ऐसे आरोप लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। शौर्य ने अपनी दलील खत्म की और अपनी जेब में हाथ डालकर हॉल के बीचों बीच खड़ा हो गया। तभी मायरा ने भी शौर्य की बात को महत्व देते हुए कहा, शामक सेक्ट के एल्डर के पास इस बात के पुख्ता सबूत होंगे कि उस चोरी को शौर्य ने ही अंजाम दिया है। जैसे कि आपके पास इसकी कोई वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग। मायरा के सवाल से मेडिसिन एल्डर जो कुछ कहना चाहता था अचानक भूल गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी सायना को ये अजीब लगा पर उसने अपनी नज़र अब लीना की ओर घुमाई और बोली, हाँ तो तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई पक्के सबूत है जिससे ये साबित हो जाए कि शौर्य ने ही तुम्हारे साथ वो सारी हरकत की है? जैसे कि उस समय की कोई रिकॉर्डिंग या फिर कोई ऑडियो फाइल या फिर तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट। सायना का सवाल सुनकर लीना के चेहरे पर 12 बज गए थे। उसकी नज़रें अभी भी भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद उसे वो इंसान आज दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सायना के साथ शौर्य के घर आई वह बदतमीज लड़की अचानक उस लड़की के लिए खड़े होते हुए बोली, मास्टर, बजाय सबूत मांगने के आप इस दरिंदे से क्यों नहीं पूछती कि हमारे सुनक के साथ क्या हुआ है? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आया? सुनक का नाम सुनकर लीना की जान में भी जान आ गई, पर तभी सायना ने सब कुछ साफ साफ बताते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनक का सोल लैम्प बुझ चुका है। इसकी स्पष्ट अर्थ होता है कि सुनक मारा जा चुका है। उसकी मौत के बारे में मैं बस फिलहाल इतना ही कह सकती हूँ। सुनक मारा जा चुका है। जैसे ही सायना ने अपनी बात खत्म कर दी, लीना किसी शेरनी की तरह दहाड़ उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा सुनक ऐसे कैसे मर सकता है? जरूर उसे शौर्य ने ही मारा होगा। शौर्य, तुम एक खूनी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ऐसा कहकर लीना घायल शेरनी की तरह शौर्य पर झपट पड़ी। इस वक्त लीना हाथों में धार हरे रंग की एलिमेंटल पावर से बनी खंजर को लेकर शौर्य पर झपटी थी। शौर्य ने उसे रोकने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी। वो शांति से उसके वार को अपने ऊपर होते हुए देख रहा था। वहीं मायरा की नज़रें भी शौर्य पर टिकी थी। सायना भी थोड़ा चिंतित हो उठी। अचानक शौर्य ने गुस्से से कहा, साला, कोई तो शांति से बात करने की कोशिश करता तो कितना अच्छा होता, पर नहीं, सबको मेरे हाथों ही मरने की चूल मची है। आज मैं तुम लोगों की ये खुजली पूरी खातिरदारी के साथ खत्म कर देता हूँ। बस और क्या? शौर्य ने अपना एक पैर हवा में उठाया और आगे बढ़ रही लीना के उसे स्पर्श करने से पहले ही एक जबरदस्त एक्स किक उसके सिर पर उतार दी। थाप को आवाज ही और लीना का सिर तरबूजे की तरह फट गया। शौर्य तुरंत दूर खड़ा होते हद खुद को लीना के खून से गंदा होने से बचा लिया। शौर्य ने शांति से कहा, यहाँ आज हम इंसानों की तरह बात करने आए थे, पर एक इंसान ये भूल गया था कि वो जानवर नहीं इंसान है और मुझ पर पहले हमला कर दिया। इसके जवाबी कार्यवाही में वो मेरे हाथों मारी गई। मुझे लगता है अब लीना की मौत के साथ ही मैं उसके अपराध से मुक्त हो चुका हूँ। अब हमारे आदरणीय वंदनीय मेडिसिन एल्डर की बारी है। शौर्य ने इतना कहा और मेडिसिन एल्डर की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। शौर्य को खुद पर नजर पड़ते ही मेडिसिन एल्डर अंदर तक डर गैस, फिर भी उसने बड़ी हो बेशर्मी और आत्मविश्वास के साथ कहा, शौर्य, तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़की को मार देने से तुम अपनी शिक्षा से बच पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। तभी शौर्य ने तंज भरी मुस्कान के साथ मेडिसिन एल्डर से कहा, बिना सबूत के तो मेरा कुत्ता भी कभी नहीं भौंकता मेडिसिन एल्डर, पर अगर तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा। तभी एक डिसिपल आगे आते हुए बोला, मैं लॉर्ड, मैं अपने मेडिसिन हॉल की तरफ से ये सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि उस दिन सच में शौर्य ने ही उस नकदी रकम चुराया है। उस छात्र की बात सुनकर अब सभी की नज़रें एक और बार शौर्य पर टिकी हुई थी। शौर्य ने एक उबासी की और उस लड़के से बोला, मुझे आशा है कि तुम भी मुझे कोई पक्का सबूत दोगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें उस जगह भेज दूंगा जहां तुम्हारी आत्मा कभी वापस नहीं आ पा रही। शौर्य की धमकी इतनी असरदार थी कि कुछ मिनटों में उस लड़के को ठंड में गर्मी का एहसास होने लगा। क्या शौर्य अपने आप को बेकसूर सिद्ध कर पाएगा? क्या शौर्य के पास कोई पक्के सबूत है जिससे वो खुद को बेकसूर साबित कर सके? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर।
शौर्य और शेरा उसके माता पिता और मायरा के साथ शामक सेक्ट आ चुके थे। यहाँ आते ही सेक्ट के लोगों ने शौर्य पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्हें ये सब करने के लिए सुनक ने कहा था, पर उन्हें क्या पता कि उनका करता धरता सुनक कब का ऊपर कर चुका है। शौर्य ने शांति से उनके आरोपों को सुना और उनसे पक्के सबूत मांगे, पर कोई भी आगे आकर सबूत देने के लिए तैयार नहीं था। तभी एक मेडिसिन हॉल का डिसिपल आगे आते हुए सबूत पेश करने का दावा करता है। जैसे ही उसने दावा किया, शौर्य ने उसे एक नज़र ऊपर से नीचे देखा। उसकी आंखों में शौर्य के प्रति ईर्ष्या स्पष्ट दिखाई से रही थी। उसने आगे आकर एक प्रोजेक्टर को चलाया अब और एक वीडियो फुटेज प्ले किया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का चेहरा खराब हो गया। शौर्य भी चुपचाप खड़े होकर इस नज़ारे को देख रहा था। इस वीडियो में शौर्य एक कमरे की तरफ जल्दबाजी में जाता है और फिर कुछ समय बाद वहां से बाहर आता है। जब सभी ने उस कमरे को देखा तो सभी की नज़रें मेडिसिन हॉल के एल्डर पर टिक गई। उसका चेहरा काला पड़ गया। साइना के भी माथे पर बल पड़ गए थे। उसका खूबसूरत चेहरा काफ़ी हद तक बिगड़ गया था। बाकी एल्डर्स भी मेडिसिन हॉल के एल्डर को अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर जिस डिसिपल ने उस वीडियो को प्ले किया था वो उछलकर बोलने लगा, अब बोलो शौर्य, कैसा लगा सबूत? क्या तुम अब तो अपने ऊपर किए आरोपों को स्वीकार करते हो या नहीं? उसके सवाल पर शौर्य भी हैरानी से उसे मुड़कर देखने लगा और बोला, क्या हमारे सेक्ट में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं? शौर्य के ऐसे सवाल पर उस डिसिपल की हंसी छूट गई। वो सिर उठाकर हंसने लगा। उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ, हमारे मेडिकल हॉल में हर तरफ कैमरे लगाए हुए हैं। क्या ये तुम्हें पता नहीं? इस पर शौर्य ने अपनी नाक को उंगली से रगड़ते हुए कहा, हाँ मुझे पता नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी याददाश्त जा चुकी है। मुझे यहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, और ये बात मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरे माता पिता और गुरु साइना से भी पूछ सकते हो। ऐसा कहकर शौर्य शांति से खड़ा हो गया। तभी उस डिसिपल का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, पर फिर भी उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, तो क्या हुआ, गुनाह तो तुमने ही किया है, इसे तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। तभी मायरा ने साइना को देखा और तंज भरी आवाज में कहा, क्या आप अपने व्यक्तिगत शिष्य को सेक्ट लीडर इतनी रात को मेडिसिन हॉल के एल्डर के घर जाने के लिए कहती है? क्या ये काम यहाँ के लोतेर डिसिपल नहीं करते हैं क्या? और क्या आप 9 रेजुविनेशन जैसी पिल मेडिसिन हॉल के एल्डर के घर पर रखती है? इस सवाल पर मेडिसिन हॉल के एल्डर और उस डिसिपल का चेहरा उतर गया। उस डिसिपल ने मेडिसिन हॉल के एल्डर को देखा और बड़बड़ाते हुए कहा, मास्टर, क्या वो पिल आपके घर पर नहीं थी? इस पर एल्डर कुछ कहता उससे पहले ही साइना ने कहा, वह पिल मेरे कमरे में रखी गई थी, यहाँ मेडिसिन हॉल के एल्डर के पास नहीं रखी गई थी। मुझे लगता है कि यह गोली जब चोरी हुई थी तब शौर्य मेडिसिन हॉल के एल्डर के घर पर था, यानी शौर्य ने ये गोली नहीं चुराई थी। अब रही बात असली चोर की, तो मुझे लगता है जिस तरह से तुमने ये फुटेज निकाली है वैसे ही तुमने मेरे कमरे की भी फुटेज को निकाली होगी। साइना के सवाल पर वह डिसिपल अचानक चुप हो गया। साइना ने अपना हाथ पटकते हुए कहा, अब अगर शौर्य अपनी याददाश्त भूल चुका है तो मुझे लगता है कि हम कैमरों के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि शौर्य ने ये सब किया भी है या नहीं। अभी के अभी सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग को यहाँ प्ले किया जाए। मुझे भी देखना है कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। जब साइना ने आदेश दिया तो सभी एल्डर्स और शौर्य पर आरोप लगाने वाले लोगों के चेहरे बिगड़ गए। सेक्ट का चीफ टेक्निकल डिसिपल आगे आया और उसने हाथ में एक डिवाइस लाया। कुछ ही देर में उसने सारे वीडियोज़ को प्रोजेक्टर पर एक एक करके प्ले किया। जैसे जैसे वीडियोज़ प्ले हो रहे थे वैसे वैसे सभी के चेहरे हैरानी और शर्म से बिगड़ने लगे थे। वहीं शिला और आरव का तो खून खोलने लगा था, क्योंकि हर वीडियो में हर उस घटना को अंजाम देने वाला शौर्य नहीं था बल्कि सुनक था। यहाँ तक कि उस लड़की लीना के साथ रात गुजारने वाला भी सुनक ही था। अंत में शौर्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर लीना की गिरी हुई लाश को लांघ कर आगे आते हुए बोला, क्या तुम लोगों की अकल घास चरने गई है या तुम लोग पैदाइशी बेवकूफ़ हो? मुझे तो नहीं पता, पर सेक्ट के अंदर इतने सारे कैमरे होने के बावजूद तुम लोग इतनी आसानी से मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे थे? क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये कैमरे तुम्हारी गलती पकड़ लेंगे, या तुम्हें इस बात पर पूरा विश्वास था कि सेक्ट लीडर इतनी बेवकूफ़ और अकल की अंधी है कि वो कैमरे को चेक ही नहीं करेगी? पता नहीं इस घटिया सेक्ट का भविष्य कैसा होगा। सालों ने मुझ जैसे मासूम पर ऐसे आरोप लगाया और इतने सारे सबूत भी पीछे छोड़ दिए। उठा ले रे बाबा। ऐसा कहकर अपनी परफॉर्मेंस खत्म करके शौर्य अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शौर्य नद उसके बाद साइना पर अपनी नज़रें गड़ाए। साइना ने भी एक गहरी सांस ली और थोड़ी नाराज़ी भरी आवाज़ में कहा, शामक सेक्ट में ऐसा पहली बार घटित हुआ है कि कोई एल्डर एक सेक्ट लीडर के शिष्य को फंसाने की कोशिश करता है। ऊपर से उसके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप भी लगाता है कि जिससे उस शिष्य की बदनामी हो। ऐसी गलती के लिए मैं आज मेडिसिन हॉल के एल्डर को उनके पद से निष्कासित करती हूँ। रही बात सुनक की, तो उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। लीना को भी उसके अपराध की सज़ा मिल चुकी है। तभी साइना ने मायरा को देखा और कहा, मैं हेवनली कोर्ट की पीक लॉर्ड मैडम मायरा को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस मामले में शामिल लोगों को उचित पनिशमेंट बहाल करे।
साथ ही सुनक के नाम पर जितना भी ग्रांट सेक्ट द्वारा दिया जा रहा था उसे वापस लिया जाएगा। मायरा ने ये सुना तो उसकी आंखों में एक ठंडक फैल गई और वो लगभग हवा में तैरते हुए मेडिसिन हॉल के एल्डर के सामने आकर खड़ी हो गई। मायरा ने एल्डर की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? इस पर मेडिसिन हॉल का एल्डर अंदर तक कांप रहा था। उसे अच्छे से पता था कि इस लड़की के सामने वो अपना मुंह नहीं खोल सकता, पर अगर इस वक्त वो चुप रहा तो उसकी मौत लीना से भी भयानक हो सकती है। इसीलिए उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। रिस्पेक्टेड मैडम मायरा, मुझे ये सब करने के लिए सुनक ने ही कहा था। उसके बहकावे में आकर मैंने शौर्य को फंसाने की तैयारी की थी। इससे पहले भी सुनक को मैंने शौर्य को फंसाने में कई बार मदद की थी। ऐसा कहकर एल्डर फुट फुट कर रोने लगा, पर मायरा की आंखों में उसके लिए कोई दया नहीं थी। शिला ने कुछ सोचते हुए उससे ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हें पता है वो कौन है जो सुनक को ऐसा करने के लिए मदद कर रहा था? शिला के सवाल पर एल्डर की आंखें एकदम से कांपने लगी। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि एल्डर को उस व्यक्ति के बारे में पता है। एल्डर ने अपनी नज़रें चुरानी शुरू की, पर तभी मायरा ने उसके कंधे पर अपनी उंगलियों से दबाव बनाया। बर्फ की एलिमेंटल पावर तुरंत उसके शरीर में फैल गई। मायरा एक वॉइड फॉर्मेशन स्तर की कल्टिवेटर थी। उसके सामने नासेंट सोल कल्टीवेशन का एल्डर कैसे टिक सकता था? एल्डर के कंधों में भरी दर्द उठा और वो दर्द से तड़प उठा। वहीं बैठी साइना शांत नज़रों से ये सब होते हुए देख सकती थी, पर सेक्ट के बाकी लोग जो शौर्य पर आरोप लगाने में सबसे आगे थे उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उन्हें मायरा के रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। असहनीय पीड़ा की वजह से मेडिसिन एल्डर ने अंत में हार मानी और हाथ उठाकर बोल पड़ा, बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे जाने दो। मास्टर, शौर्य को फंसाने के लिए सुनक के साथ आरव सर का सेक्रेटरी और जुनेजा। तड़ की आवाज हुई और खून के छींटे हर तरफ उड़ गए। मायरा के चेहरे पर भी खून की छींटें उड़ी हुई थी। मायरा और वहां मौजूद सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि मेडिसिन एल्डर के सिर में एक ईदा ऊर्जा से बना तीर आर पार घुस चुका था। तीर काफी दूरी से चलाया गया था। जब तक सभी को होश आया, दूसरी तरफ आसमान से एक साया तेजी से गायब हो गया। मायरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस दिशा में बर्फ से बना विशाल भाला पूरी ताकत के साथ छोड़ दिया, पर तब तक वहां उपस्थित खूनी जा चुका था। शिला और आरव के चेहरे पर 12 बजे थे। वहीं सायना भी हैरानी से सब कुछ होते हुए देख रही थी। उसकी अपनी जगह से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मायरा ने एक नज़र आसपास दौड़ाई और शौर्य को अपने हाथ से पकड़कर बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मायरा ने इतना कहा और उसे लगभग अपनी गोद में उठाकर वहाँ से बाहर निकली। शौर्य को इसका कारण पता नहीं था, पर मायरा अच्छे से जानती थी कि ये कातिल एक सेंट रेल्म का कल्टीवेटर था। उसे शौर्य को मारने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसने चलते चलते ही अपने हेड ऑफिस में फ़ोन लगाया और 2 सेंट रेल्म के कल्टीवेटर्स को शौर्य की सुरक्षा के लिए बुला लिया। शिला, शेरा, आरव और मायरा शौर्य के साथ गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ निकल गई। यहाँ श्यामक सेक्ट के अंदर हर कोई अपनी जगह पर बुत बने खड़ा था। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया था। सायना शौर्य से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर मायरा ने उसे वो मौका भी नहीं दिया। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी जुनेजा मैंशन के बाहर आकर रुक गई। आरव ने पहले ही सिक्योरिटी को आगाह कर रखा था, जिस वजह से जब शौर्य वहां पहुंचा तो 100 से भी अधिक हथियारबंद लोगों ने मैंशन को सिक्योर कर लिया था। इस कड़ी सुरक्षा के बीच शौर्य और उसके परिवार के लोग घर के अंदर आ गए। अंदर आते ही शिला से रहा नहीं गया और वो शौर्य को अपने गले लगाकर रोने लगी। शौर्य, मेरे बच्चे, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारा बुरा चाहने वाला सीधा तुम्हें अपना निशाना बनाएगा और हम उनकी चाल में फंसकर तुम्हें नज़रअंदाज कर देंगे। हमें माफ़ कर दो बेटा, एक पेरेंट्स होने के लिए हम फेल हो गए। हमारी गलतियों की सज़ा तुम्हें मिल रही है। शौर्य ने अपने हाथ ऊपर उठाए रखे, पर एक बार भी उसने शिला को छुआ नहीं। जब शीला का रोना खत्म हो गया तो उसने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, अब काफ़ी देर हो चुकी है, फिर भी मेरे लिए आपने इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इतना कहकर शौर्य पीछे हट गया। आरव का चेहरा भी उतरा हुआ था। शेरा ने एक उबासी की और बोला, भाई, अपन के पास एक उपाय है, इस बिल में छुपे दुश्मन को बाहर निकालने का। शेरा की आवाज़ सुनकर मायरा किसी बिल्ली की तरह उछलकर शौर्य को अपने पीछे लेते हुए उसकी ओर देखने लगी। जब शौर्य ने ये देखा तो उसने हैरानी से मायरा से पूछा, अरे तुम उससे इतना क्यों डर रही हो? वो तो बस एक बात करने वाला कुत्ता है, उसमें डरने वाली क्या बात है? शौर्य के सवाल पर मायरा ने लगभग अपना सिर पीट लिया और शेरा की ओर शंका से देखते हुए शौर्य से बोली, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये एक एम्परर रेल्म का कुत्ता है। एक जीव तभी बात कर सकता है जब वो एम्परर रेल्म को पार कर लेता है, और ये जीव बात कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ सबसे शक्तिशाली है। जब शौर्य ने ये सुना तो अचानक उसकी हंसी फूट पड़ी, पर उसने उसे जैसे तैसे दबाया और कहानी बनाते हुए बोला, यार तुम भी ना, वो तो मेरा साथी हैं,
उसने ही तो मुझे बचाया है, वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा। खैर छोड़ो और उससे डरना बंद करो, मुझे उसकी बात को सुनने दो। ऐसा कहकर मायरा के पीछे से शौर्य आगे आया और शेरा की बगल में बैठकर बोला, हाँ तो बोल, तेरे पास क्या उपाय है। इस पर शेरा ने एक नज़र शिला और आरव पर डाली और उन्हें पास बैठने का इशारा किया। फिर दबी आवाज में बोलने लगा, देखो जहां तक अपन को मालूम है तुम लोगों ने पहले ही सुनक और सेक्रेटरी का पत्ता काट दिया है। अब जो तुम्हारा दुश्मन है उसके पास अपना कोई मोहरा बचा नहीं है। अपन को लगता है कि इस बात का फायदा उठाकर तुम्हें बाहर ये खबर फैला देनी चाहिए कि सुनक को शौर्य को मारने आए कातिलों ने मार दिया है। इस घटना में शौर्य भी घायल हो गया है, इस वजह से उसे उसकी पत्नी अपने साथ लेकर चली गई है। शेरा की आखिरी बात को सुनकर मायरा के गाल एकदम से लाल हो गए। उसने शर्माते हुए कहा, इतनी जल्दी मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मुझे नहीं करनी शादी। तभी शौर्य ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे मेरी माँ, शर्माना छोड़ और मैं पॉइंट पर ध्यान दे। आरव ने इस बात पर सहमति जताई और अपने नए असिस्टेंट को फ़ोन लगाया और बताया कि सुनक किलर्स के हाथों मारा गया है। साथ ही शौर्य जख्मी होने के कारण उसे मायरा अपने साथ ले गई है। आरव के आदेश पर असिस्टेंट ने तुरंत ये खबर मीडिया में फैला दी। इस खबर की वजह से सभी को ये पता चल गया कि हेवनली कोर्ट इस घटना में सीधे तौर पर शामिल हो चुका है, जिस वजह से जुनेजा परिवार के दुश्मन एक कदम पीछे हट गए। इसके बाद कई सारे मुद्दों पर शौर्य और शेरा ने बातें की और शाम का खाना खत्म करने के बाद हेवनली कोर्ट जाने के लिए शौर्य और शेरा निकल गए। जाते वक्त आरव और शिला ने मायरा से शौर्य के कंडीशन के बारे में बात की, जिसे सुनकर मायरा काफ़ी देर तक सोच में पड़ गई। पर तभी शौर्य ने अगला धमाका कर दिया, मैं अपनी कोर को दोबारा नहीं बना सकता, पर मेरे पास एक और रास्ता है, लेकिन इसका राज 7 ऑक्टेव पहाड़ियों में छुपा है। अगर हो सके तो हम वहां जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा शौर्य ने अधिक कुछ नहीं बताया, पर वहां जाने की बात पर ही शिला, मायरा और आरव ने तुरंत ना में जवाब दिया। शौर्य ने ऐसे इन्हें एक साथ ना कहते हुए सुना तो मुंह बनाकर गाड़ी में बैठ गया। क्या सच में शौर्य हेवनली कोर्ट चला जाएगा? क्यों मायरा शौर्य की इतनी मदद कर रही है? क्या सच में मायरा शौर्य के प्यार में पड़ गई है या फिर ये कोई बड़ी साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। अपने शेरा के सलाह पर जुनेजा परिवार ने सुनक के मौत की खबर बाहर मीडिया में फैला दी, साथ ही शौर्य को हेवनली कोर्ट भेज दिया। दूसरी ओर सुनक की मौत की खबर जैसे ही मीडिया में आई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब तक आरव जुनेजा का सारा फ्रेंड सर्कल अच्छे से जानता था कि सुनक आरव की नज़रों में अपने असली बेटे से भी अधिक ज़्यादा मायने रखता है। उसकी मौत से आरव जुनेजा को गहरा सदमा लगा होगा। ऊपर से उनका शौर्य के प्रति रुखा व्यवहार आरव को पहले ही अपने सर्कल में बदनाम कर चुका था। ऊपर से सुबह की गई घोषणा के अनुसार शौर्य जुनेजा ग्रुप का इकलौता वारिस बन चुका था। इस वजह से जिन्हें सच्चाई मालूम नहीं थी उन लोगों ने जुनेजा ग्रुप से अपने संबंध तोड़ने का फैसला कर दिया। सुनक की मौत की खबर से आरव को लगा था कि उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर उसके उलट उनके स्टॉक प्राइस को बड़ा झटका लगा। जुनेजा ग्रुप की स्टॉक प्राइस लगभग 15% से अधिक गिर गई। जब रात को ये खबर आरव के असिस्टेंट ने उसे बताई तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसे एक और झटका उसकी बेवकूफ़ी का उसे लगा था, पर उसने इस बात पर अधिक समय ना गंवाते हुए अपने असिस्टेंट से 2 साल पहले दुर्घटना को फिर एक बार जांचने के लिए कह दिया। वो इसके जरिए शौर्य को अच्छा बेटा साबित करना चाहता था और सुनक को एक बुरा बेटा बनाना चाहता था, पर उसके लिए सुनक की सारी चालों को एक एक करके अपने करीबी लोगों के सामने लाना था। शिला ने भी अपने मायके में फ़ोन लगाकर अपने पिता और भाई से इसके लिए मदद मांगी। शिला का मायके का परिवार भी काफ़ी शक्तिशाली परिवार था। अगर देखा जाए तो उसके परिवार के लोग ताकतवर कल्टीवेटर परिवारों में से एक थे। उनके घर में एक क्वाजी एम्परर रेल्म के पूर्वज रहते थे। देश का वो एकमेव परिवार था, जिस वजह से देश के सुरक्षा विभाग में इनका बहुत दबदबा था। शिला ने पिछले 2 सालों से अपने मायके के लोगों से संबंध तोड़ दिए थे। इसका कारण भी सुनक ही था। जब उन्हें शिला ने उसे गोद लेने की बात की थी तो उन्होंने इस पर कड़ा विरोध जताया था। इस पर गुस्सा होकर शिला ने उनसे सारे संबंध तोड़ दिए थे। पुराने शौर्य ने अपनी मां की इच्छा के खातिर अपने नाना और मामा से संबंध तोड़ दिए थे, पर आज जब शीला ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो दूसरी तरफ से सिर्फ उसे गालियां मिली। शिला ने दिल पर पत्थर रखकर सारी गालियां सुनी, पर अंत में शिला के पिता ने उसे मदद करने के लिए हाँ कर दी। जुनेजा ग्रुप के स्टॉक प्राइस अगले 2 दिनों तक लगातार गिरते रहे और उनके करीबी लोगों ने उनसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए। आरव एकदम से हताश हो गया। अचानक उसे याद आने लगा कि वो आखिरी सलाह जो उसने शेरा से सुनी थी वो जानबूझकर शेरा ने उसे दे दी थी। जैसे ही सुनक को इसका एहसास हुआ वो पागलों की तरह हंसने लगा। एक कुत्ते ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। कुत्ते के बच्चे, तुमने मुझे इस आरव जुनेजा को आज पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ़ बनाकर रख दिया है। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दूसरी ओर शेरा जो हेवनली कोर्ट में मायरा के साथ आया था उसकी हर तरह की आवभगत की जा रही थी।
ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिल रहा था कि शेरा की नज़र हमेशा आसमान की तरफ ही टिकी रह गई थी। उसके आसपास 4 से 5 सेविकाएं उसे हाथों से खाना खिला रही थी। शेरा पेट के बल लेटकर इसका मजा ले रहा था। जब वह एक मांस का टुकड़ा चबाकर खा रहा था, अचानक उसकी जुबान दांतों के बीच आ गई और उसे भयानक दर्द हुआ। कौन है बे साला को अपन को गलियां दे रहा है? अपन को हल्के में लेने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? अपन तुम्हें चबाकर रख देगा। शेरा को ऐसे गुस्से से कूदते देख सारी सेविकाएं डर कर कोने में खड़ी हो गई। जब शेरा ने अपने आसपास नजर डाली तो वो शांत हो गया और वापस लेट गया। तब लड़कियों ने उससे डरते हुए अपना काम फिर एक बार जारी रखा। जुनेजा ग्रुप में तो सेंध लग चुकी थी और उस सेंध को भरने के लिए शिला और आरव हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अंत में उन्होंने सुनक के घर में किए गलत कामों की एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाकर मीडिया में रिलीज कर दी। जब करीबी बिजनेस पार्टनर्स ने इसे देख और समझा तो वो जुनेजा ग्रुप से वापस जुड़ने की बजाय उन्होंने बचे खुचे रिश्ते भी तोड़ दिए। जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने आरव और शिला को साफ साफ कह दिया कि वो एक अच्छे माँ बाप नहीं है। अपनी गलतियों के पश्चातावे के कारण आरव और शिला और भी टूट गए। बाहर जब ये सब हो रहा था तब शौर्य हेवनली कोर्ट के आइस पीक पर मायरा के निवास में अपना समय बिता रहा था। मायरा के कई शिष्य यहाँ आकर उसकी हर डिमांड पूरी कर रहे थे। यहाँ आते ही मायरा ने सभी के सामने शौर्य को अपना होने वाला पति डिक्लेयर कर दिया था, जिस वजह से हर कोई उसकी इज्जत करता था। पर शौर्य उनकी आंखों में खुद के लिए छुपी हुई नफरत साफ साफ देख सकता था। पर फिलहाल शौर्य यहाँ आराम करने के लिए और साथ ही यहाँ की कल्टिवेशन सिस्टम को समझने के लिए आया था। लगभग एक हफ्ते के आराम के बाद शौर्य का डेली रूटीन टूट गया, क्योंकि आज के दिन ना कोई मायरा का शिष्य उसकी ज़रूरत पूरी करने आया था और ना ही कोई नौकर उसके लिए खाना और कपड़े लेकर आया था। इधर शेरा भी हड़बड़ी में शौर्य के पास आया और बोला, भाई आज इन लोगों को क्या होएला है? पता नहीं आज सब लोग अचानक यहाँ से गायब हो गए हैं। पूरी पहाड़ी को अपन ने छान मारा पर अपन को यहाँ कोई भी नहीं मिला। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा अजीब लगा और उसने मायरा को फ़ोन लगा। काफ़ी देर तक रिंग जाने के बाद भी मायरा ने अपना फ़ोन नहीं उठाया और शौर्य को अजीब सा डर लगने लगा। यहाँ आने के बाद से ही शौर्य ने मायरा के बारे में बहुत कुछ पता लगाया था। मायरा आइस पीक की सिर्फ पीक लॉर्ड नहीं थी बल्कि हेवनली कोर्ट के प्रमुख की इकलौती बेटी थी। हेवनली कोर्ट के प्रमुख अपनी बेटी का रिश्ता एक बड़े कल्टिवेटर्स के परिवार में कराना चाहते थे, पर मायरा इसके लिए बार बार मना कर देती थी। वहीं उस परिवार का वो लड़का बार बार यहाँ आकर मायरा के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करता था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था। इन सभी बातों से तंग आकर मायरा ने अपने लिए इस पीक का निर्माण करवाया और एक एल्डर की पोजीशन मांग की। इसके चलते मायरा अपने पिता से स्वतंत्र हो गई। जब उसके पिता को शौर्य के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके लिए कड़ा विरोध दर्शाया था, पर मायरा की जिद के आगे उनकी एक ना चली। इसीलिए शौर्य यहाँ आराम से रह रहा था। पर आज के इस घटना को देखकर शौर्य को कुछ अजीब होने का डर सताने लगा। वैसे भी शौर्य मायरा के साथ अभी भी इतना लगाव महसूस नहीं करता था, इसलिए उसके लिए मायरा का होना और ना होना मायने नहीं रखता था। शौर्य ने मन ही मन कुछ सोचा और शेरा से बोला, शेरा मुझे लगता है कि हम लोगों ने अच्छा खासा आराम कर लिया है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे झमेलों में पड़ना अच्छा नहीं लगता। रही बात मायरा की तो उसका पिता उसे कभी नुकसान होने नहीं देगा। इस बात पर शेरा भी सहमत हो गया, पर तभी उसे कुछ याद आया और बोला, पर भाई जुनेजा की तो हमारी वजह से लंका लगी पड़ी है, हम वहाँ अब कैसे जा सकते हैं? इस पर शौर्य ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उनके अपने बेटे की मौत के लिए ये कीमत अभी भी बहुत कम है शेरा। इन्हें लोगों की सुनने की बहुत खुजली है, ना तो इन्हें और भी भुगतना पड़ेगा। तब जाकर असली शौर्य जुनेजा की आत्मा को शांति मिलेगी। ये उनके कर्मों के फल है, इसलिए उसकी चिंता मत कर। शेरा कुछ देर तक चुप हुआ और कुछ सोचते हुए बोला, भाई अब ये मत बोलना कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये तो तुझे भी नहीं पता। इस पर शौर्य ने एक भोली स्माइल दी और कहा, वैसे मुझे कहाँ जाना है ये पता है, पर कैसे जाना है ये पता नहीं। पर हाँ, हम वहाँ जाएंगे जरूर। अबे साले अर्धवट राव, बात पूरी किया कर, पहले उस जगह का नाम बता, वरना अपन तेरे साथ बिल्कुल नहीं आएगा। इस पर शौर्य ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और शांति से कहा, 7 ऑक्टेव पहाड़ियाँ। शेरा ने ये सुना तो उसकी आंखें फैल गई। उसे भी पता था कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। शेरा ने आंगन में दौड़ते हुए एक चक्कर लगाया और बोला, देख भाई, अपन को पता है कि हम लोग पहले इतने ताकतवर तो थे कि हमने पूरे ग्रह को उड़ाया था, पर इस वक्त हम लोग नंगू पुंगू हो गए हैं। हमारे पास कोई शक्तियाँ नहीं है, ऐसे में वहाँ जाकर क्यों अपनी बजवाने की पड़ी है तुम्हें? इस पर शौर्य खड़े होते हुए कहा, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम लोग कभी भी अपनी ताकत वापस नहीं पा सकेंगे। हमारा शरीर यहाँ रह रहे इंसानों से अलग हैं, इसलिए हमें उस कल्टीवेशन तकनीक को ढूंढना होगा जो हमें इस ईद को हमारे शरीर में प्रवेश करने में मदद करेगी। तो क्या उस पहाड़ी पर वो तकनीक मौजूद है? शेरा ने उछलते हुए पूछा।
शौर्य ने हाँ में सिर हिलाया तो शेरा और भी अधिक खुशी से उछलते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अपन अभी वहाँ जाएंगे और उस तकनीक को ढूंढ कर लाएंगे। अपन इसके लिए आग के दरिया को पार कर जाएगा, ये तो बस वीरान जंगली पहाड़ी है। ऐसा कहकर शेरा शौर्य की कमीज पकड़कर खींचने लगा। शौर्य और शेरा धीरे धीरे पहाड़ी उतरकर वहां से बाहर निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब शेरा और शौर्य में हाईवे पर पहुंचे तो शौर्य ने एक नज़र इधर उधर देखा और अपनी डायमेंशन से अपनी स्पोर्ट्स कार को बाहर निकाला। ये पृथ्वी पर बनी स्पोर्ट्स कार थी जिसका ईंधन आध्यात्मिक पत्थर थे। भले यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी पर वो इस गाड़ी को चलाने के लिए आध्यात्मिक पत्थर कारगर थे। जब शेरा ने इसे देखा तो वो खुशी से उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शौर्य ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और उसकी गाड़ी हाईवे से हवा से बातें करती हुई वहां से निकल गई। यहाँ मौजूद आम गाड़ियों के मुकाबले शौर्य की गाड़ी अलग थी, जिस वजह से उसने कई लोगों का ध्यान खींचा। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस ने भी इसे देखकर रोकने की कोशिश की, मगर शौर्य एक माहिर ड्राइवर था, उसने उन्हें ऐसे फंसाया कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। गाड़ी में बैठे बैठे शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम ऑक्टेव पहाड़ियों का मैप निकालो और नेविगेशन सेट करो। शौर्य के आदेश पर गाड़ी की विंडशील्ड पर ऑक्टेव पहाड़ियों का माप दिखाई देने लगा। दूसरी ओर हेवनली कोर्ट के अंदर मायरा, उसके सभी शिष्य और उसके पहाड़ी पर काम करने वाले सभी नौकर इस वक्त हेवनली कोर्ट के मुख्य हॉल में खड़े थे। सामने ऊंचाई पर बनी कुर्सी पर मायरा के पिता और हेवनली कोर्ट के प्रमुख सुंदर गहलोत बैठे थे। सुंदर का नाम सुंदर था पर उसके चेहरे और शरीर पर सुंदरता के निशान नहीं थे। चेहरे पर कई गहरे घाव थे और उसका शरीर किसी चिंपांजी की तरह कसा हुआ था। उसके सिर पर बाल थे मगर उसने उन्हें एकदम बारीक काटा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा और भी भयानक दिखाई दे रहा था। सुंदर की हाथों में एक शेर के सिर वाली अंगूठी थी। उसके कपड़े उसके शरीर से एकदम कसकर फिट बैठे थे। इस वक्त उसने एक सफ़ेद रंग के शेरवानी जैसे कपड़े पहने थे, पर उसके शरीर पर वो किसी कवच की तरह लग रहे थे। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सुंदर ने अपने हाथ को पटकते हुए मायरा से कहा, मायरा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये किस हो रहा है? तुमने उस लड़के को अपनी पीठ पर लाकर रखा और सबके सामने तुमने उसे अपना होने वाला पति बताया। क्या तुम्हें मेरी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है? अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे होने वाले ससुराल के लोगों को क्या जवाब दूंगा? इस पर मायरा ने अपने लंबे बालों को कंधे पर फेंका और लापरवाही से कहा, वो आपके ससुराल वाले होंगे, मेरे नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपना पार्टनर खुद चुनूंगी, और मैंने उसे चुना है। अगर आपको इससे दिक्कत है तो इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती। रही बात उनके बेटे की, तो आपको बता दूं कि उस लड़के ने मेरे साथ उस रात पार्टी में जो करने की कोशिश की, उसके बाद तो मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती। अगर वो इस बार मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। इस पर सुंदर और भी अधिक गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें सिंघानिया परिवार के उस लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शौर्य को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। इस पर मायरा ने एक नज़र अपने पिता के गुस्से से भरे चेहरे को देखा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आंसू भरी आंखों से सुंदर को देखा और बोली, आपकी नज़रों में मेरी खुशियाँ कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी इज्जत शोहरत को ही सब कुछ मानते हैं ना। मैं पहले सोचती थी कि मेरी माँ ही गलत थी जो आपको छोड़कर चली गई, पर अब मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि आपको लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की आदत सी बन गई है। आपको लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, इसीलिए मेरी माँ ने आपको छोड़ दिया। बस मायरा का इतना कहना ही था और सुंदर गुस्से से फुट पड़ा, नाम मत लो उस बदचलन औरत का मेरे सामने। तुम्हें लगता है मुझे शौक है तुम्हें कंट्रोल करने का? मैंने तुम्हारी माँ को कंट्रोल नहीं किया था और उसका नतीजा ये हुआ कि और किसी और के साथ मुंह काला करके चली गई। अगर मैंने तुम्हें भी कंट्रोल नहीं किया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब तक इतनी सुरक्षित रह पाती? मेरे दुश्मन हर तरफ फैले हुए हैं। देश के अंदर और देश के बाहर फैले मेरे दुश्मन तुम पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठे हैं। मैं अपनी सेंट रेल्म से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। भविष्य में तुम्हें कुछ ना हो इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो बच्चा शौर्य जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है? उसके पास ना कोई कल्टिवेशन है और ना ही कोई एबिलिटी जिसके चलते वो तुम्हें हमारे दुश्मनों से बचा सके। ऐसा कहकर सुंदर एक पल भी नहीं रुका और वहां से चला गया। मायरा अपने पिता की जाती हुई पीठ को काफी देर तक देखती रही। उसके पिता की वो चौड़ी पीठ इस वक्त किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह लग रही थी। तभी बाहर से एक नौकर दौड़ते हुए अंदर आया और हौंफते हुए बोला, मैडम मायरा, मास्टर शौर्य और उनका साथी कुत्ता आइस पीक से चले गए हैं। इस पर मायरा के मुंह से अपने आप निकला, क्या शौर्य भाग गया? क्या मायरा शौर्य का ख्याल छोड़ देगी? क्या शौर्य 9 ऑक्टेव पहाड़ियों में सही सलामत पहुंच पाएगा? क्या होगा जुनेजा परिवार का अंजाम? क्या शौर्य उन्हें अंत में बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता।
खुद को द बीस्ट कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं एक दिन ऐसा रेवोल्यूशन लाऊंगा कि ये इंसान मेरे नीचे झुकेंगे। ऐसा कहते हुए एक विशाल गोरिल्ला जैसा दिखने वाला आदमी हाथों में गदा जैसा हथियार लेकर सामने खड़े अजीबोगरीब दिखने वाले जानवरों पर चिल्ला रहा था। ये सिकोंग नाम का जानवर था। कहा जाता है कि इस लोक के अधिकतर इंसान इसी जानवर के वंशज है। पर इस वक्त जो सिकोंग उनके सामने था वो कोई आम बंदर नहीं था, वो एक एम्परर रेल्म का द बीस्ट था। उसकी ऑर्डर इतनी मजबूत थी कि वहां खड़ा हर एक जानवर सिर्फ उसकी सांस भरने से ही काम उठता था। मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि इंसानों को बिल्कुल भी मौका नहीं देने का कि वो हम पर भारी पड़े। हमने अपने दम पर ऐसे कई जंगलों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, पर तुम लोग हो कि उनके पेट्स बनने के लिए दौड़े चले जाते हो। तुम द बीस्ट के नाम पर कलंक हो। वो गुस्से से चिल्लाए जा रहा था और बाकी जानवर उसकी बात सिर्फ सुन सकते थे। अंत में सिकोंग ने खुद हो कहा, मैं भी किनके सामने भौंक रहा हूं, जाओ यहां से दूर चले जाओ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तभी एक जानवर जो दिखने में ऊदबिलाव की तरह था अपने क्यूट से चेहरे के साथ आगे आया और सिकोंग से अपनी जुबान में बोला, बॉस मुझे पता चला है कि 7 ऑक्टेव पहाड़ियों पर किसी कल्टीवेटर ने अपनी इनहेरिटेंस छोड़ी है। मुझे लगता है उसे छीनने के लिए इंसान जरूर यहाँ आएंगे। ये सुनकर सिकोंग के चेहरे पर थोड़े गंभीर भाव आए और उसने अपनी गदा को कसकर पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए 7 ऑक्टेव पहाड़ियों में हम किसी भी इंसान को घुसने नहीं देंगे। अगर कोई यहाँ आने की कोशिश करता है तो हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। उसके ऐसा घोषित करते ही सारे जानवरों ने उसके पीछे अपनी अपनी आवाज में दहाड़ मारी। पलक झपकते ही सारे जानवर वहां से गायब हो गए। इधर शौर्य अपनी स्पोर्ट्स कार में स्टीयरिंग को एक हाथ से संभालते हुए दूसरे हाथ में गियर पकड़कर अपनी गाड़ी को रास्ते पर पूरी रफ्तार से दौड़ा रहा था। उसकी गाड़ी के पीछे कई सारी पुलिस की गाड़ियां पड़ी थी। ये गाड़ियां हवा में लहरा रही थी। उनके अंदर बैठे ऑफिसर चिल्ला चिल्ला कर शौर्य को गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे, पर शौर्य के चेहरे पर इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। एक मंझे हुए रेसर की तरह उसकी गाड़ी कड़े से कड़े मोड़ पर आसानी से दौड़ रही थी। उसकी ड्राइविंग स्किल देखकर सारे ऑफिसर्स दंग थे। वो चाहते तो शौर्य से उसका ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ जाते, पर उनका काम इस वक्त उन्हें ऐसा करने से रोक रहा था। इन लोगों ने ऐसी कोई गाड़ी अपने जीवन में नहीं देखी थी और ऊपर से ये रजिस्टर गाड़ी नहीं थी, जिस वजह से ये उनका सिरदर्द बढ़ा रही थी। तभी सिस्टम ने अपने पैनल पर दिखाया, होस्ट हम 7 ऑक्टेव पहाड़ियों की रेंज में पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से आगे पैदल ही निकलना पड़ेगा। शौर्य ने यह सुना तो उसने अपनी रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की और अपनी गाड़ी को सीधा जंगल में उछल दिया। पीछे से आ रहे पुलिस वाले शौर्य की गाड़ी को जंगल की गहराई में ऊंचाई से देख रहे थे। अचानक गाड़ी पूरी तरह जंगल में गिरने से पहले हवा में गायब हो गई और ऑफिसर्स को सिर्फ एक कुत्ता और एक लड़का जंगल में गिरते हुए दिखाई दिए। इतनी दूरी से ऑफिसर्स के लिए शौर्य को पहचान पाना मुश्किल था, इसीलिए पुलिस वाले वहीं से वापस लौटने के लिए निकल गए। जाते वक्त उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनका फ्यूजिटिव जंगलों में भाग गया है। इधर ऊंचाई से गिरते हुए शौर्य और शेरा को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। दोनों आराम से पेड़ों की टहनियों पर उतर गए। उसके बाद उछलते कूदते हुए पेड़ों से होकर सीधा आगे बढ़ने लगे। भाई, अपन को लग रहा है अपन कुत्ता कम बंदर ज्यादा है। अपन सच में टार्जन की तरह यहाँ झूम रहा है। कसम से मजा आ गया। शौर्य ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सिस्टम के मैप के अनुसार आगे बढ़ता रहा। शौर्य और शेरा इतनी तेजी से गुजर रहे थे कि वहां मौजूद जानवरों को उनके आने का एहसास भी नहीं हुआ। काफी देर तक पहाड़ी के ऊपर की तरफ चलने के बाद शौर्य और शेरा एक जगह पर रुक गए। दोनों ने एक बड़े से पेड़ पर थोड़ा रुकने का फैसला लिया और अपनी की बोतल निकालकर पीने लगे। शौर्य के पास जो मौजूद पानी था वो आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। जैसे ही पानी शौर्य के शरीर में चला गया, उसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई। सिर्फ सामान्य पानी बनकर वह शौर्य के शरीर में चला गया। यही घटना शेरा के साथ भी हुई। शौर्य समझ गया कि इस ईद ऊर्जा के होते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ अधिक काल तक टिक नहीं सकती, खासकर इंसानों के शरीर के अंदर। फिर भी अपनी प्यास बुझाने के बाद शौर्य को अच्छा लग रहा था। दोनों थोड़ी देर के लिए टहनी पर बैठकर जंगल का जायजा लेने लगे। तभी उनके पीछे हलचल हुई और एक बड़ा सा सिर उनकी ओर लपक पड़ा। शेरा और शौर्य ने तेजी से बगल में छलांग मारी। शेरा की पूंछ लगभग उस बड़े से मुंह के दांतों में फंसने वाली थी। शेरा ने बगल में आते ही गालियां बकनी शुरू कर दी। अबे तेरी माँ की, साले तेरी सांस की टांग तोड़ कर रखूं, बहन के भाई, मादर, भीड़चोर कहीं के, मेरी पूंछ के पीछे क्यों पड़ा है बे। शेरा को ऐसे कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय गालियां देते सुनकर वह बड़ा मुंह छोटा हो गया और शौर्य के सामने एक विशालकाय अजगर का सिर आया। अजगर अचानक दबी हुई स्प्रिंग की तरह सिकुड़ गया। शेरा अभी भी दोनों टांगों पर खड़े होकर उस पर चिल्लाए जा रहा था, पर वह जानवर एकदम से दुबक कर बैठकर सिर्फ उसकी बातों को सुन रहा था। जब शौर्य के देखा तो वो भी समझ गया कि ये अजगर शेरा को एम्परर रेल्म का बीस्ट समझ बैठा है।
शौर्य ने अपने आप को शांत किया और शेरा के सिर पर हाथ रखकर अजगर को देखते हुए बोला, जाने भी दो शेरा, देखो बेचारा कितना डरा हुआ है, हमें अब आगे चलना होगा। ये सुनकर शेरा शांत हो गया, पर गुस्से भरी आंखों से उसने एक नज़र अजगर को देखा और शौर्य के साथ वहां से कूदकर पेड़ों से होते हुए आगे निकलने लगा। जब उस अजगर ने देखा कि शेरा अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहा है और ना ही हवा में उड़ रहा है, उसे थोड़ा संदेह हुआ और वो छुपकर उनका पीछा करने लगा। जैसे जैसे शौर्य और शेरा आगे बढ़ रहे थे, जंगल के जानवर उनका पीछा करने लगे। अजगर की वजह से हर जानवर इनसे दूरी बनाकर पीछा कर रहा था। वहीं इस बीच में उन्हें शेरा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे उन्हें अब तक संदेह हो चुका था कि ये कोई एम्परर रेल्म का बीस्ट है। शौर्य और शेरा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी, क्योंकि इस वक्त वो लोग इन्हें इनकी ऊर्जा से महसूस नहीं कर सकते थे। जब वो दोनों सिस्टम ने दिए नक्शे के हिसाब से आधे रास्ते तक पहुंचे तो उन पीछा कर रहे जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एक हाथी जैसे दिखने वाला मगर गैंडे की चमड़ी वाला जानवर आगे आया। उसके शरीर पर लंबे लंबे नीले रंग के बाल थे। उस जानवर ने शेरा को एक नज़र देखा और अपनी चेतना का उपयोग करके शेरा के दिमाग में बोला, तुम्हें हमारे महाराज ने बुलाया है। हम यहाँ कोई लड़ाई नहीं चाहते, हमारे महाराज तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर शेरा थोड़ा चौंक गया, पर उसने ज़्यादा हैरानी नहीं जताई और शौर्य से बोला, भाई ये लोग अपन को इनके महाराज के पास लेकर जाना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? इस पर शौर्य ने एक नज़र उस हाथी जैसे जानवर को देखा और फिर शेरा को देखकर बोला, वैसे अगर ये मुझे बिना किसी रुकावट के उस जगह जाने देते हैं तो तुम उनके साथ जा सकते हो। ऊपर से उनकी आंखों से तुझे नहीं लगता कि उनका कोई बुरा इरादा है। ये सुनकर शेरा ने शौर्य को पहले तो गुस्से से देखा और बोला, बस यही दोस्ती निभानी थी तुम्हें मेरे साथ। मैं ही पागल था जो तुम पर विश्वास करके अपन यहाँ चला आया। दिख नहीं रहा ये लोग कितने खूंखार है, अगर उनकी एक झापड़ भी लगी तो मेरा पापड़ बन जाएगा। अपन की ऑलमाइटी शेरा नहीं है अभी जो अपने सिर्फ होने से लोगों में डर का माहौल बन जाएगा। ये सुनकर शौर्य ने माथे पर हाथ मारा और बोला, अरे मेरे भाई, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे जब तक तुम किसी कुत्ते की तरह नहीं भौंकोगे, क्योंकि ये तुम्हें एम्परर रेल्म का बीस्ट समझ रहे हैं, और अगर तुम इनके महाराज से मिलते हो तो हमें भविष्य में उनकी दोस्ती काम आ जाएगी। ज़रा इसके बारे में भी सोचो। ये सुनकर शेरा कुछ देर हिचकिचाने के बाद उस हाथी से किसी उच्च स्तरीय कल्टीवेटर की तरह बोला, मुझे अपने साथ अपनी पीठ पर बिठा कर ले चलो तो ही मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। और हाँ, मेरे इस इंसानी दोस्त को उसकी मंजिल तक जाते वक्त कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे। ये सुनकर वह हाथी आराम से एक घुटने पर बैठ गया। शेरा ने एक छलांग लगाई और उसके पीठ पर सवार हो गया। पीठ पर बैठते ही उस हाथी जैसे जानवर ने सभी को शौर्य को सुरक्षित उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करने के आदेश दिए। उसके बाद वह शेरा को लेकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। शेरा के जाने के बाद शौर्य अकेला हो गया था, पर उसे ऐसे अकेले जाना थोड़ा खाली खलियाग रहा था, पर आने वाले भविष्य की सोचकर शौर्य अकेले की वहां से आगे निकल गया। शौर्य को क्या पता कि शौर्य का ये फैसला एक दिन पूरे देश में मौजूद इंसानों का सबसे बड़ा सिर दर्द होने वाला है। पकाओ शेरा के ना होने से शौर्य का पूरा सफ़र शांति भरा रहा। बस पीछे चल रहे जानवरों के कदमों आवाज़ें उसके कानों पर बार बार आ रही थी। सिस्टम की मदद से शौर्य कुछ ही देर में वहां पहुंच गया जहां उसे वो इनहेरिटेंस मिलने वाली थी। जब शौर्य यहां पहुंचा तो उसने अपने सामने काले पत्थरों से बनी पहाड़ की दीवार को देखा। शौर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि इस दीवार को पार कैसे किया जाए। उसने उस दीवार को शांति से स्टडी करना शुरू किया। दीवार पर क्रंदन देश की लिपि में अजीब अजीब जानकारी लिखी हुई थी। शौर्य के लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर था, क्योंकि इस लिपि की जानकारी सिस्टम ने भी उसे नहीं दी थी। शौर्य ने काफ़ी देर तक वहां मौजूद मैकेनिज्म को ढूंढा, पर उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। शौर्य हताश होकर सिस्टम से बोला, सिस्टम तुम्हें पक्का पता है कि यही अंदर जाने वाला रास्ता है? इस पर सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, यहाँ के इथरनेट पर उपलब्ध सीक्रेट जानकारी के अनुसार यही अंदर जाने का रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। शौर्य ने फिर एक बार खड़े होकर आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू कर दी। उसने हर पत्थर और हर एक अक्षर को दबाकर देखा, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। रात होने का समय हुआ तो शौर्य ने आग जलाई और उसकी बगल में बैठकर अपने लिए डायमेंशन में रखे सामान से कुछ खाने की चीज़ें निकाली और उन्हें खाने लगा। खाना खत्म करने की बाद एक और बार शौर्य ने अपनी तलाश जारी रखी। अंत में शौर्य इससे इतना थक गया कि उसने वहीं पर बिस्तर डाला और सो गया। दूसरे दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शौर्य जाग गया और उठकर बैठते हुए उसने वापस एक बार अपनी तलाश जारी रखी। शौर्य अब तक पूरी पहाड़ी को एक गोल चक्कर लगा चुका था। अंत में शौर्य जब हार कर बैठ गया तो उसने अपनी आंखें बंद की और आदत के अनुसार बैठकर एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर एक पास ही पड़े पत्थर पर मारने लगा। जैसे जैसे शौर्य वहां लकड़ी पीट रहा था, दूसरी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा और उसने जोर जोर से उस पत्थर पर लकड़ी के टुकड़े को पीटना शुरू किया। अंत में गुस्से में उसने उस पत्थर को ही उठा लिया और दीवार पर पटक दिया।
पत्थर टकराने के बाद कई टुकड़ों में बिखर गया और उसके अंदर से हरे रंग की जेद से बनी एक चाबी बाहर आकर गिरी। जैसे ही शौर्य की नज़र उस पर पड़ी वो हैरानी से उसे निहारने लगा। उसके बाद शौर्य नद उस चाबी को फिट होने लायक उस तले के छेद को ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद शौर्य को एक निशान दिखाई दिया और उसने उस जेड टोकन पर बने निशान को देखा और शौर्य समझ गया कि उसकी तलाश अब खत्म होने वाली है, क्योंकि उसी निशान पर एक खांची बनी हुई थी, जैसे वो उस जब के लगाने के लिए बनी जगह हो। शौर्य ने जेड को उस डिज़ाइन में रख दिया। अगले ही पल वह चाबी पानी की तरह पिघल गई और पहाड़ी के दीवार में अंदर से कुछ मशीनों के चलने की साफ आवाज़ सुनाई दी। इससे ये साबित हुआ कि वह चाबी सच में अपना काम कर गई है। शौर्य ने बिना देरी के दरवाजे के सामने खड़े होकर उसके पूरी तरह खुलने का इंतजार किया। कुछ ही पलों में पहाड़ी पर बनी पत्थरों की दीवार ऊपर की ओर खिसक गई और दरवाजा खुल गया। शौर्य ने ये देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। शौर्य उछलकर तुरंत अंदर चला गया। शौर्य के अंदर कदम रखते ही पत्थरों की वह दीवार उतनी ही तेजी से बंद हो गई। शौर्य का अब बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। शौर्य तो इस वक्त गुफा में चला गया था, पर कोई था जो इस बात का काफ़ी समय से चल इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे उस जानवर का चेहरा सामने आया। एक शेर की तरह दिखने वाला जानवर आगे आया। साफ मन ही मन खुश होते हुए बोला, शेरा के बच्चे, तुमने आते ही महाराज को अपनी ओर खींच लिया है, तो आज मैं तेरे इस साथी को मारूंगा और उसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। जरा मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारे इस साथी के मरने के बाद क्या तुम उसके इंसानी दोस्तों से कैसे बचते हो। इतना कहकर उसने एक काले धुएं में बदल लिया और सीधा शौर्य से खुद को छुपाते हुए वह साया अंदर चला गया। ये जानवर एक शेर की तरह दिखाई दे रहा था। उसने अपने पंजे को चाट लिया और बोला, जरा मैं भी एक बार देखूं कि ये शेरा सच में कोई एम्परर रेल्म का बीस्ट है या सिर्फ ढोंग। इन सभी बातों से अनजान शौर्य इस वक्त पूरी गुफा की छानबीन करने में लगा। जब शौर्य अंदर की तरफ पहुंचा तो उसके सामने 7 अलग अलग दरवाजे थे। उन दरवाजों से ठंडी हवा अंदर प्रवेश कर रही थी। क्या सच में शौर्य को वह इनहेरिटेंस मिल जाएगी? क्या वह शेर की तरह दिखने वाला जानवर शौर्य को मार पाएगा? इन सभी सवालों से जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप।